स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी में। और आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड लेक्चर हमारे अतीत क्लास 6 की एनसीईआरटी का। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी जैसी प्रक्रिया हो हमें आप कमेंट में और बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यात्रा क्यों करते थे? पुराने समय में यात्राएं क्यों की जाती थी? तो इसमें किसी भी देश का जो मानचित्र है, किसी भी देश की जो प्राकृतिक सीमा है, वो पहाड़ियां, पर्वत, समुद्र, उपमहाद्वीप, प्राकृतिक सीमा पे निर्धारित किया जाता था। जैसे आइए देखें इन सीमाओं को कैसे निर्धारित किया गया। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने अपने भारत देश का एक एग्जाम्पल सेट किया। तो इसमें देखिए, जो पश्चिम और ये जो उत्तर पूर्वी जो सिरा है, ये हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। और जो ये दक्षिणी सिरा है, ये हिंद महासागर से घिरा हुआ है। जो ये दक्षिण पूर्वी सिरा है, ये बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। और ये जो पश्चिम दक्षिण सिरा है, ये अरब सागर से घिरा हुआ है। और ये जो पश्चिमी सिरा है, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये एक महाद्वीप है या धरातलीय क्षेत्र है। तो इस तरह से हमारे देश की बाउंड्री बनती है। तो पुराने समय में यात्रा करने का सबसे बड़ा मोटिव ये था कि हम एक देश से दूसरे देश की यात्रा क्यों करते थे। उनकी संस्कृति का आदान प्रदान, उनके रहन सहन, कल्चर, इन सब का आदान प्रदान होता था। तो इस तरह से उस समय में अ, ना तो ट्रेन थी, ना कोई हवाई सुविधा थी। तो लोग नदी नालों को, पर्वतों को पार करने में बड़ी कठिनाइयां होती थी। यही आगे इसमें एक्सप्लेन किया गया है। आइए हम इस पे बात करते हैं। उपमहाद्वीप से कुछ लोग बाहर आए और यहीं बस गए। आवागमन यहीं की संस्कृति को धारण कर लिया। इस तरह से ये यात्रा करना सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। और देश के नाम कैसे पढ़ें? हमारे देश को लगभग प्राय इंडिया, भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले इंडिया देश शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो यह संस्कृत के सिंधु जो घाटी की सभ्यता थी, वहां से इसे सिंधु शब्द से लिया गया। और इसे ईरानी और यूनान के लोगों ने इसे इंदोस इंदोस कहा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व इन्होंने इंदोस कहा। और बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में आई, तो उन्होंने इंदोस को इंडस या इंडिया नाम से संबोधित किया। इस तरह से इसका नाम इंडिया पड़ा। अगर स्पीड कुछ ज्यादा होगी तो हमें आप बताइएगा, हम थोड़ा स्लो चलेंगे। और इस तरह से उसके बाद भरत नाम जो है हमारे वेदों में दिया हुआ है, ऋग्वेद में। उसमें भरत एक चक्रवर्ती राजा हुए और उनके नाम के आधार पे इस देश का नाम भारत पड़ा। तो अब ये तो हो गया देश का नाम और यात्राएं क्यों करते हैं। अतीत के बारे में हम जाने कैसे? जैसे अतीत के बारे में जानने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला जो सबसे ऑथेंटिक तरीका माना जाता है वो पांडुलिपियां होती हैं। और पुरातत्व विभाग की खुदाई के दौरान अभिलेख खुदे हुए मिलते हैं, वो होता है। तो पांडुलिपियां क्या होती है उस पर हम बात करेंगे। पांडुलिपि जो होती है वो हाथ से लिखी हुई एक स्क्रिप्ट होती है, जिसे मैन्युस्क्रिप्ट से लैटिन शब्द मेनू से लिखा हुआ है। इसका अर्थ होता है हाथ से निकला है। पांडुलिपियां जो होती हैं प्रायः ताड़पत्र पे, ताम्रपत्र पे और पेड़ों की छाल पे लिखी जाती हैं। ये देखिए एक ताम्र पांडुलिपि का एक एग्जाम्पल है। और ये भूर्ज की पेड़ छाल का बनाया हुआ है। तो इस तरह से हम इसे अ, और ये बनाना क्यों आवश्यक था, पांडुलिपियां क्यों बनाई गई, ये आगे वाले पेज में दिया हुआ है। जैसा कि उस टाइम के जीवन का रहन सहन क्या था। जैसे आज हम देखते हैं अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो उस तरह की उस टाइम के समाज के बारे में, कैसे समाज चलता था, क्या राजा की उपलब्धियां थी, क्या कैसे उनका कल्चर था, रहन सहन था, उसके बारे में वो कवि और लेखकों को अपने राज्य में रखते थे, जिसे राज कवि का नाम दिया जाता था। और वे कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से उनके उस जमाने की स्क्रिप्ट को लिखने के या समेटने की कोशिश करते थे। और वो जब उस सभ्यता का अंत हुआ, तो आज जैसे मान लीजिए मेसोपोटामिया की सभ्यता हुई, मोहनजोदड़ो की सभ्यता हुई, हड़प्पा की सभ्यता हुई,
तो इस तरह से खनन उत्खनन विभाग द्वारा कभी-कभी इस तरह के स्क्रिप्ट्स पाए जाते हैं। तो इससे उस जमाने के जो धार्मिक कल्चर क्या था, महाकाव्य, जीवन शैली, ये सब इसमें दिया हुआ है। एक बार हम इसको रीडिंग लगा लेते हैं कि कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। ऐसे में भी पांडुलिपियां आज जो भी उपलब्ध हैं, मंदिर विहारों में प्राप्त होती हैं। धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजा रानियों के औषधि विज्ञान, इन सब के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अब जैसे ये देखिए एक अभिलेख है। ये अभिलेख लगभग 2500 वर्ष पूर्व अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ, जो हमारे देश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक का इसमें ये अभिलेख है। और यहाँ पे इस उनके टाइम की व्यवस्था के बारे में दर्शाया गया है। तो इस तरह से उस टाइम की कैसे लड़ाइयाँ होती थी, विजय प्राप्त करने पे वहाँ पे कैसे जश्न मनाया जाता था, इन सब के बारे में इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और पुरातत्व विभाग को सिर्फ ताम्रपत्र, अभिलेख ये सब नहीं मिलता था। उस जमाने के पुरातत्व पत्थर, ईंट से बनी इमारत, चित्र, अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, इन सब से भी उस जमाने की कल्चर का पता चलता है। जैसे कि आप आगे हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, तो वहां पे आपको एकदम आज के समय की डिक्टो नाली नाली व्यवस्था, पानी निकासी की व्यवस्था, इन सब का मिलेगा, स्नानागार मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि उस जमाने में कितनी एडवांस उनकी तकनीकी थी। तो इस तरह से ये पुरातत्व विभाग इसे मदद करता है। आइए देखते हैं। ये 4700 वर्ष पूर्व एक सिक्का है और 2500 वर्ष पूर्व इसे प्रयोग में लाया गया। तो इस तरह से ये मिट्टी का एक घड़ा है जो बहुत ही पुराना है। तो इस तरह से चीजें जल्दी नष्ट नहीं होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पुरातत्व जानवर, चिड़िया, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इन सब से पता चलता है कि उस जमाने के लोग किस तरह का खान पान था, कैसा रहन सहन था, किस जानवर को पहले पाले, क्या खाते थे, शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, सर्वाहारी थे। इस तरह से इन सब के बारे में पता चलता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। जो हमने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इतिहासकार ये सब काम करते हैं। अतीत एक या अनेक, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अतीत एक है या अनेक है। तो जैसे हम ये नहीं कह सकते कि जो भी राजा महाराजा, जो भी उस जमाने के लोग अभिलेख या ताड़पत्र पे या ताम्रपत्र पे जो भी लिखवाए पांडुलिपियां, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं लिखवाते थे। उस जमाने में हर क्लास के लोगों का उसमें क्लासिफिकेशन होता था, उनकी जीवन शैली होती थी, उनका रहन सहन होता था, उनका कल्चर होता था। इस तरह से सिर्फ एक अतीत नहीं था, उसमें बहुत सारे समाज के हर वर्ग का उसमें अतीत छिपा हुआ था। और इससे पता चलता था कि उस जमाने का अपर मिडिल क्लास या साम्रांत वर्ग कैसा था और निचले तबके या शूद्र वर्ग के लोगों का जीवन शैली कैसी थी। इससे ये चीज इतिहासकार पता लगाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अतीत हमारा एक नहीं अनेक था, जिसके अलग अलग जीवन शैली मायने थे। यही इसमें दिया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आज के समय से परिप्रेक्ष्य में ले सकते हैं कि आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़ के, शिकार करके, फल फूल संग्रह करके प्राप्त करते हैं। जबकि इसके विपरीत शहर में लोग खाद्यान्न आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पे निर्भर रहते हैं। शहर की जो जीवन शैली है वो थोड़ी एडवांस है। उसी तरह से उस जमाने में जो महानगर की जीवन शैली थी वो एडवांस थी और जो गांव की जीवन शैली थी वो थोड़ी सी कम एडवांस थी। तो उसी के बारे में बताया गया है कि अतीत हर वर्ग के लोगों का अलग अलग था। तो इसको यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया गया है, जिसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया हो। अगर थोड़ी भी स्पीड ज़्यादा हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं अगले लेक्चर में इस स्पीड को स्लो कर दूंगा और समझाने के तरीके में अगर कुछ भी आपको परिवर्तन चाहिए तो वो हमें बताइए। तो इस तरह से ये भेद हमें देखने को मिलता है। तिथियां का क्या मतलब है? जैसे आज हम क्या देखते हैं, एडी और बीसी। तो यहाँ पे एक बेंचमार्क सेट किया गया कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का जो टाइम था उसे बीसी कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो था उसे एडी कहते हैं, एनो डोमिनी। इस तरह से कभी कभी इन सबको एडी की जगह सी और बीसी की जगह बीसीई, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, इस तरह से ये चलता है। और अधिकांशतर पूरी दुनिया जो है इसी कैलेंडर को मानती है। हमारा भारतवर्ष भी
इसी कैलेंडर को मानता है। तो इस तरह से ये हुआ। और ये जो कुछ हमें अभिलेख मिल रहे हैं, ये जो है हमारी अफ्रीका महाद्वीप के एक देश है मिस्र, वहां से 5,000 वर्ष पूर्व राजा रानियों के कुछ अभिलेख हैं। इसमें देखिए आप बाज मिल जाएगा, चीता मिल जाएगा, कुछ वेपन्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये देखने को मिलता है। और यहाँ पे मिस्र के उत्तरी तट रोशेट्टा नामक एक कस्बा है, जो ये चीजें जो मिली वहीं से मिली हैं। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये किस तरह से एक एक सभ्यता को डिस्क्राइब किया गया है। अब आइए कुछ यूनानी विद्वान की भाषा पढ़ सकते थे। राजा रानियों के छोटे नाम का एक फ्रेम होता था जिसे कारतूस कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? कारतूस। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूपीएससी में पूछ सकता है कि राजा रानियों के नाम का एक छोटे से फ्रेम में दिखाया गया, उसे क्या कहा जाता था? कारतूस कहा जाता था। पूरी तरह से ये कथन सत्य है या असत्य है या कह नहीं सकते। तो इस तरह से ऑप्शन यूपीएससी के प्रीलिम्स में बना सकता है। तो यहां से ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल के आई कि कारतूस शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ। और आशा करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। और यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें देखने को मिली, जैसे यात्रा हमने देखा, पांडुलिपि हमने देखा, अभिलेख देखा, इतिहासकारों में के बारे में देखा, स्रोत के बारे में देखा, अज्ञात लिपि क्या होती है, उसका अर्थ कैसे निकाला जाता है, इन सब के बारे में हमने देखा। तो अब हम यहाँ पे ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इसे हम लिख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप में कहीं पे भी याद करने के लिए कि कृषि का प्रारंभ कब हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभ 4700 वर्ष पूर्व माना जाता है। घाटी में मगध जो था वो सबसे बड़ा माना गया और वर्तमान में लगभग 2000 वर्ष पूर्व ये बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट एडी। तो धीरे ये इस तरह से ये चैप्टर खत्म हुआ। और आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं भी कोई टंग स्लिप हुआ हो, कोई कुछ कमी हो, तो आप हमें उसे कमेंट करके अवश्य बताइए। और अगर इसमें जो भी संशोधन करना है, जो भी इसमें और करेक्शन करना है, तो आप हमें कमेंट करिए और मैं कोशिश करूंगा कि इसे मैं पूरी तरह से बताने का प्रयास करूं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पहला चैप्टर खत्म हुआ। और आइए अब दूसरे चैप्टर पे बात करते हैं। तो दूसरा चैप्टर हमारा क्या है, पहले उसकी रूपरेखा देख लेते हैं कि अध्याय 2 जो है वो है, उसका नाम है आरंभिक मानव की खोज। ठीक है, एक लड़का है तुषार, जो अपने रिश्तेदार के साथ शादी में चेन्नई, दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। इसकी बस एक रूपरेखा समझ लीजिए, इसे हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो इसका एक रोड मैप क्या है इस चैप्टर का, कि कैसे कैसे हम इसे एक जगह से दूसरी जगह लोग पहले पुराने जमाने में जाते थे और कैसे वहां से धीरे धीरे इन सब चीजों का विकास हुआ। तो इस तरह से इस इन सब चीजों को हम ध्यान में देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस तरह से ये चैप्टर पहला समाप्त हुआ और दूसरे चैप्टर की हमने भूमिका तैयार की। और अगर इसमें कुछ भी कमियां हो, कमेंट्स आप हमें कमेंट में बताइए, उसे हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।